नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। मिशन 25 को लेकर मुख्यमंत्री का धुआंधार प्रचार जारी है। शनिवार को सुबह 11 बजे भादरा में वो जनसभा करेंगे, दोपहर 12:30 बजे नोहर में जनसभा करेंगे, 3 बजे करीब दोपहर में सीकर के फतेहपुर में रोड शो करेंगे और करीब 6 बजे सीएम का जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। एक के बाद एक सभाएं उनकी कल भी जारी रहेंगी। लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार में सीएम भजनलाल शर्मा ने जान झोंक रखी है और एक के बाद एक कल भी प्रचार का सिलसिला जारी रहेगा। भादरा हनुमानगढ़ से ये सिलसिला शुरू होते हुए 12:30 बजे नोहर पहुंचेगा और 3 बजे सीकर के फतेहपुर में रोड शो होगा और यहां रोड शो के बाद में शाम को करीब 6 बजे सीएम वापस जयपुर पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ और सीकर के कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौरे पर रहेंगे और यहां चुनावी सभाओं को भी संबोधित करेंगे और सीकर में फतेहपुर में वो एक रोड शो भी करेंगे। मनोज शर्मा समाचार प्लस संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ, जानकारी उनसे लेते हैं। मनोज, एक के बाद एक दौरे हैं, लगातार दौरों में मुख्यमंत्री व्यस्त हैं और चुनावी प्रचार में एक तरीके से जान झोंकी हुई है। बिल्कुल राहुल, कह सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मैराथन जो दौरे हैं वो कर रहे हैं। लगातार कंटिन्यू उनके दौरे चल रहे हैं, खासकर लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर। और आज उनका हनुमानगढ़ में रोड शो है। कल सुबह 10 बजे हनुमानगढ़ से रवाना होकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भादरा और नोहर में जनसभा को संबोधित करेंगे और उनका करीब 4 बजे फतेहपुर जो कि सीकर लोकसभा क्षेत्र में आता है वहां पहुंचने का कार्यक्रम है और वहां भी एक रोड शो करेंगे और रोड शो करने के बाद उनका शाम को जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। जी राहुल, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। मनोज, समाचार प्लस संवाददाता, इस जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतकर हैट्रिक लगाने का प्रयास कर रही बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस राजस्थान पर है। यही वजह है कि पीएम मोदी की एक के बाद एक चुनावी सभाएं राजस्थान के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हो रही है। पिछले 10 दिन में पीएम मोदी 5वीं बार राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा ने बाड़मेर में मंच पर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद पीएम ने विजय शंखनाद सभा को संबोधित किया और राजस्थानी भाषा में अपने संबोधन की शुरुआत की। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा, साथ ही बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में मतदान की अपील की। ये चुनाव दल का नहीं, देश का चुनाव है। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है 4 जून 400 पार, 4 जून और मालानी की यही पुकार, फिर एक बार, भाइयों और बहनों, बाड़मेर हमारी पार्टी के वरिष्ठ स्वर्गीय जसवंत सिंह जी का क्षेत्र है। यहां के लोगों ने हमेशा मुझे बोला है, मोदी जी आप देश के दुश्मनों को सबक सिखाओ, बाड़मेर जिताने की जिम्मेदारी हमारी। पिछले 10 सालों में 15 नए एम्स खोले गए, जबकि 2014 से पहले सिर्फ 7 एम्स देश के अंदर थे। पिछले 10 सालों में देश में 319 नए सरकारी मेडिकल खोले गए। ये पूरे देश के अंदर रिकॉर्ड है कि 10 साल के अंदर 319 मेडिकल कॉलेज खोले गए। पिछले 9 वर्षों में राजस्थान में भारत सरकार की ओर से 23 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। 23 मेडिकल पूरे राजस्थान के अंदर। वो 2014 से 2023 तक एमबीबीएस सीटों की संख्या 51,000 से बढ़ाकर 70,000 डॉक्टरों की संख्या बढ़ाकर माननीय हमारे प्रधानमंत्री। बाड़मेर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ गया।
मानवेंद्र सिंह जसोल समेत कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में घर वापसी करने वाले मानवेंद्र सिंह जसोल बाड़मेर जैसलमेर से सांसद और शिव से विधायक रह चुके हैं। उनके साथ पूर्व आईएएस ललित के पवार भी बीजेपी में शामिल हुए। नगरपालिका के चेयरमैन रह चुके कांग्रेस नेता बलराम प्रजापत, राजपुरोहित समाज के बड़े नेता राम सिंह राजपुरोहित, कांग्रेस नेता संत निर्मल दास, कांग्रेस नेता अब्दुल करीम, पूर्व डीजी सांगाराम ये तमिलनाडु के डीजी रहे हैं, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। ईसदासगिरी पंथी है जो हमेशा हमारे जहन में आती रहे। और ईसदास जी अपना महाकवि महासंत रिया, उनका योगदान राजस्थानी भाषा के लिए, हमारे धर्म के लिए उनका योगदान अनोखा है। ईसदासगिरी व पंथी वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखो। ईसर घोड़ा झोंकिया मां सागर रे माए, तारण हारो तार सी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम भजनलाल शर्मा ने श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथ लिया, साथ ही लोगों से मरुधरा की सभी 25 सीटों पर कमल खिलाने की अपील की। से पहले की स्थिति आपने देश की देखी हो कि 2014 से पहले कैसी स्थिति, देश भ्रष्टाचार के साये में डूबा हुआ था। आए दिन करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार होते थे। ऐसा लगता था कि ये भ्रष्टाचारों की कर्मचारियों का देश बन गया है। लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार होते थे। जमीन में भी भ्रष्टाचार होता था, आकाश में भी भ्रष्टाचार होता था, पाताल के अंदर भी भ्रष्टाचार होता था। भ्रष्टाचार के अलावा आतंक के साये में डरते हुए लोग जीते थे। कोई ना कोई आते थे, इस देश के अंदर अशांति फैला करके चले जाते थे। कहीं किसी बस स्टैंड पर बम फोड़ देते थे, तो कहीं रेलवे स्टेशन पर बम फूट जाता था, तो कहीं भीड़ वाले इलाके में बम फूट जाता था। इतनी बड़ी अशांति इस देश के अंदर रहती थी। देश तुष्टीकरण के आधार पर चलता था, जातियों में बांटा जाता था, विकास की कहानी नहीं लिखी जाती थी, सिर्फ गरीबी का नारा दिया जाता था, किसान को बढ़ाने का नारा दिया जाता था। लेकिन जिसने 70 साल में सबसे ज्यादा राज किया उस कांग्रेस ने कभी गरीब और किसान से नाता नहीं रखा। कभी गरीब और किसान से उसने नाता नहीं रखा। सिर्फ उन्होंने नारे दिए थे, लेकिन गरीब को कोई सुविधा देने का काम नहीं किया। वहीं अलवर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने अलवर ग्रामीण क्षेत्र से जनसंपर्क अभियान चलाया। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में भूपेंद्र यादव का अलग अलग गांवों में स्वागत अभिनंदन किया गया। इस मौके पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि राजस्थान में विकास सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या को जड़ से वो समाप्त कर देंगे। अरे की तो बात खत्म है। और अब की विपक्ष भी हमारा यही पूछ रहा है भी तुम्हारी 400 आएगी या नहीं आएगी। तो ये चुनाव सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का चुनाव है और उसके लिए चुनाव है। ये इसलिए अद्भुत है कि एक व्यक्ति ने, एक शख्सियत ने गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल दिया जो समाज के सभी वर्गों के लिए है। वहीं जैसलमेर के पोखरण से एक बड़ी खबर मिल रही है। एक सरपंच प्रतिनिधि की दबंगई की तस्वीरें सामने आई हैं। युवक से मारपीट कर माफी मंगवाने का वीडियो वायरल हो रहा है। सरपंच प्रतिनिधि जगदीश भील की दबंगई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में घायल अवस्था में माफी मांगता हुआ एक युवक दिखाई दे रहा है। ग्राम पंचायत मोरानी के सरपंच प्रतिनिधि का यह वीडियो बताया जा रहा है। परिजनों और समाज के लोगों के साथ
ये युवक थाने पहुंच गया। सरपंच प्रतिनिधि जगदीश भील पर कार्रवाई की मांग की गई। इस वीडियो को लेकर, चूंकि इसमें कोई चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए अभी इसे लेकर पुष्टि समाचार प्लस नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि मामला दर्ज हुआ है तो यह मामला बड़ा हो गया है। सुरेंद्र केवलिया समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। सुरेंद्र, क्या यह पूरा मामला जरा समझाइएगा और क्या यह पुष्टि हो गई है कि वीडियो असली है, सही है, क्योंकि पुलिस के पास मामला पहुंच चुका है? जी राहुल, बता दूं, जो पप्पूराम था जो मोरानी ग्राउंड पंचायत का निवासी है और वहाँ पे सरपंच प्रतिनिधि जगदीश है, उसके साथ अपने 4 दोस्तों को ले जाता है और उसके साथ मारपीट करता है, जिसका एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो ग्रामीण और वो पीड़ित रहती है वो यहाँ पे पुलिस थाने आके और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हैं। जी राहुल जी बिल्कुल, इसमें बहुत बुरी स्थिति दिखाई दे रही है। इसकी पांव पकड़ पकड़ के माफी मंगवाई जा रही है, दबंगों का खौफ दिखाई दे रहा है, हाथ में शराब की बोतलें दिखाई दे रही हैं और ऐसा लग रहा है कि कहीं अकेले में ले जाकर के इसके साथ मारपीट की गई। इसे इतना डराया धमकाया गया कि ये तो बचने के लिए बिल्कुल गिड़गिड़ाने लगा। जी राहुल, बता दो, ये जो है इसको पप्पूराम को कहीं सुनसान जगह लेके गए हैं और इसके साथ मारपीट की गई है और इसको डराया जा रहा है। देखा जा रहा है वीडियो के अंदर जो बियर की बोतल लेके हाथ में ले रहे हैं और गाली गलौज भी की जा रही है इसके साथ में और उसको माफी मंगा रहे हैं, पैरों को जूते माफी मंगा जा रही है, जिसको लेकर ग्रामवासी है जो बहुत ही दहशत में है और उन्होंने इनके खिलाफ FIR दर्ज भी कराई है। और इससे पहले भी कई मामले इसके जगदीश के खिलाफ है जो गाँव वालों ने FIR दर्ज कराई है, मामला दर्ज कराया है। मुझे ये चीज़ समझाइए, अगर इस वीडियो को हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस चीज़ का कोई डर भय इनमें है नहीं, जो भी वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसा कर रहे हैं और उसके बाद में वो इसका वीडियो भी बना रहे हैं और उस वीडियो को सर्कुलेट कर रहे हैं ताकि और लोगों में डर बैठे। जी राहुल, ये इस प्रकार के वीडियो बना के जो गांव वालों में है वो दहशत फैलाना चाहते हैं और गांव वालों को डराना चाहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई ऐसे एक्शन ना ले और मैं जो करता हूँ वही करूंगा। ये दादागिरी इसकी दबंगाई चलती है। जी बिल्कुल। इसके बाद में क्या पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन लिया है? जी, पुलिस ने मामला दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस है उसके मौका मुआयना करके और जांच पड़ताल कर रही है। आप सुरेंद्र बने रहिएगा हमारे साथ। पीड़ित पप्पू लाल खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। पप्पू लाल, अगर मैं सही नाम ले रहा हूं तो। पप्पू लाल जी, क्या हुआ था आपके साथ में? ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं, हरे कलर की टी शर्ट में, जमीन पर घुटनों के बल, ये आप ही बैठे हुए? हाँ सर। पप्पू लाल जी, हुआ क्या था आपके साथ? हमारे साथ में मेरे सरपंच ने कुछ पैसा मांग रहा था, कुछ पैसों का मामला था। पैसे आपने उधार लिए थे कि आपसे मांगे जा रहे थे? क्या है ये, थोड़ा समझाओ ना आप। सर जी, मैं उसके सरपंच पे रोड का काम था। अच्छा। उसमें मैंने ट्रैक्टर लगा के काम किया था। हाँ। उसके बारे में बाद में 2 साल के बाद में पैसा नहीं दिया तो मैंने पैसा मांगा। उसी प्रकार में फिर बाद में उन्होंने बुला के और मेरे साथ में मारपीट किया। कहाँ ले गए थे पप्पू जी आपको? मेरे घर से थोड़ा दूर है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर लेके गए, तो मेरे साथ में मारपीट की। कौन कौन थे जिन्होंने आपके साथ मारपीट की? एक तो सरपंच साहब थे और उन्होंने उनके साथ 6 लोग और थे, टेम्पर लेके आए। ये पैसे मांगने पर आपके साथ में ये मारपीट की गई है? हाँ सर। फिर क्या हुआ? फिर आप वहां से कैसे आए? वहाँ से फिर वो मारपीट करने के बाद में फिर कैसे भी करके हाथ जोड़ के माफी मांग के ऐसे बच के आया। फिर मेरे को धमकी दी, SC/ST का केस लगा दूंगा और मेरे को और भी बोला, पुलिस थाने गए तो आपको मार डालूंगा, ऐसे धमकी दी। तो अब मैं 2 दिन तक घर पे सोता रहा। फिर बाद में मैंने ऑनलाइन पे शिकायत की और वो मेरी सुनवाई हो गई। तब मेरा ये आप पप्पू जी बने रहिए हमारे साथ। जिनका ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है या फिर जिनके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं, जगदीश भील, वो खुद भी मेरे साथ जुड़ गए यहाँ पर फोन लाइन पर। मैं जरा उनसे भी बात करता हूँ ताकि मामला बिल्कुल क्लियर हो जाए। जगदीश जी, ऐसे किसी को उठा लेंगे फिर ऐसे कहीं सुनसान जगह पे ले जा करके उनके साथ मारपीट करेंगे, ये कैसी ताकत दिखाना हुआ जगदीश जी? और कोई ऐसा हुआ ही नहीं है। हमारे दोनों के बीच में कोई किसी ने कोई तो हो गया था जो राजीपा हो गया है, ठीक है ना। हमने बैठ करके गांव के मौजूद लोगों ने बैठ करके राजीपा कर दिया है। कोई बच्चों ने आपस में कोई झगड़ा कर दिया था।
अच्छा, झगड़ा कर दिया आप ये हाँ, आप जिसका हमने और पप्पू राम जी ने और बैठ करके राजीनामा कर दिया। और सुबह हम वहाँ पे पप्पू राम जी के घर पे चाय पीने के लिए हम वहाँ जाएंगे। अरे जगदीश और जी, वहाँ पे आप किसी को मारोगे पीटोगे और उसके बाद में आप कहोगे राजीनामा हो गया। आईपीसी की धारा आई है, इंडियन पीनल कोड की, इसमें कोई राजीनामा नहीं होता है। नहीं तो हमने तो किसी को मारा ही नहीं है ना सर। ये क्या है, ये जो तस्वीरें दिख रही है क्या है ये? वो तस्वीरें कोई बच्चों की है, कोई दूसरा बच्चा उनको वो लात मारी थी, जबकि हमने तो वहाँ पे उनको रुकवाया, छुड़वाया बीच में। अच्छा, ये अब बियर की बोतल लेके कौन खड़ा है भाई साहब? नीले रंग की पैंट में काले रंग के जूते और ये सफेद रंग की शर्ट, काले रंग का पैंट, कौन है ये? हाँ, वो कोई दूसरा है, पप्पू राम जी के साथ में पहले पार्टी में बैठा था। अच्छा, और हमने तो जा करके बीच बचाव करके छुड़ाया उनको। अभी ऑन रिकॉर्ड पप्पू राम जी ने मेरे सामने क्या कहा है? पप्पू लाल जी अभी कह रहे थे आपसे बात करने से पहले कि मेरे साथ मारपीट की, मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर ले गए, बुरी तरह से मेरे साथ मारपीट की गई और फिर कहा कि पाँव पकड़ के मैं उससे माफी मांगू। तो हम इनके अपन है ना, इनके पप्पू राम जी के घर चल जाएंगे, वहाँ से उनके माता पिताजी को और भाई को और गांव के मौजूद लोगों को पूछ लेंगे कि अगर पप्पू राम जी को घर अरे कहाँ जाने की जरूरत है जगदीश जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमें समाचार प्लस से आप बात कर रहे हैं, आपके साद दूसरी लाइन पे पप्पू जी भी जुड़े हुए हैं, मैं तो बात करा देता हूँ ना सीधे। पप्पू जी, मैं करा ही रहा हूँ जगदीश जी, एक सेकंड में पप्पू जी वो बदसलूकी की थी, लेकिन हमने तो बीच बचाव करके पप्पू जी से बात कर लेता हूँ मैं। जगदीश जी एक सेकंड छुड़वा दिया था। रुकिए जगदीश। पप्पू जी सुन रहे हो क्या? हाँ सर जी, मैं सुन रहा हूँ। ये जगदीश जी भी हमारे साथ हैं, इनका कहना ये कि आपके साथ मारपीट कोई और कर रहा था पार्टी में, ये तो जगदीश जी आए ऐसा फरिश्ता बनके कि आपको बचाया इन्होंने। नहीं सर जी, पप्पू जी मैं कह रहा हूँ ये क्या झूठ है? वो वीडियो में आपको देख लेना, उनमें पता ही है। और जगदीश जी ने आवाज उनकी आपको पता है, उनको गाड़ी को मारने की धमकियां दी हमारे को। ये तो कह रहे हैं ये जो फोटो दिखाई दे रही है कोई और ही बच्चे हैं, ये जगदीश जी खुद नहीं है। नीले रंग की जीन्स में आप जिनके पैर पकड़ रहे हो, ये क्या जगदीश जी है क्या? नहीं, ये जगदीश जी है, खुद जगदीश जी है ना ये? हाँ, खुद जगदीश जी है। अब जगदीश जी, ओ जगदीश जी सर। जगदीश जी बताओ, साच को आंच नहीं, आपके हाथ में बियर की बोतल, वो आपके पाँव नहीं पकड़ सर, रहा है। हमारे हाथ में कोई बियर की बोतल नहीं है। वो क्या है? हमने बीच बचाव करके इनका छुड़वाया था। और बाकी आज हम पोखरणी थे लोगों जगदीश जी धमका रहे हो क्या आप इनको कि इनके पिताजी इनके परिवार के सदस्यों से जाके बात कर लेंगे, इनके घर जाकर के चाय पी लेंगे, चाय पीने से ये बदल जाएगा जो हुआ है, जो किया है आपने? नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने ऐसा किया है ना, ये बच्चों अरे दिक्कत ये जगदीश जी, वो किसी तो आप हो, वो गलत किया है उन्होंने। वो किसी तो आप हो, तो पप्पू साहब साफ कह रहे हैं ना पप्पू जी, ये तो आप हो। पप्पू जी मेरी बात सुनो, पप्पू जी के कहने से तो अब मैं कैसे ये सिद्ध हो सकता हूँ बताओ आप? मैं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ हूँ नहीं। और आप अगर है ना पुष्टि करना चाहते हो तो इन वीडियो पे यहाँ गाँव में आकर के पुष्टि कर लेना। कर लेंगे, हम तो पुष्टि करने का काम ही कर रहे हैं पिछले 20 साल से, हम तो पुष्टि कर लेते हैं, हमको तो पुष्टि करने में ज्यादा समय लगा नहीं जगदीश जी। पर ये जो देखे, और अगर आप ये कहते हैं कि गांव के मौजूद लोग फैसला कर लेंगे और हमारा राजीनामा हो गया है, हम लोगों ने तो बैठ के बात कर ली है, तो मैं जगदीश जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय दंड संहिता के तहत जो कृत्य अंजाम दिया गया उसका कोई समझौता हो नहीं सकता और हम होने देंगे नहीं। सर जी हमारे को और भी धमकाया है। हाँ पप्पू जी बताइए, क्या क्या धमकाया बताइए। वो भी धमकाया ऐसी आएंगे आपके ऊपर, कहीं मुकदमा जाएंगे आप करवाने के लिए, तो आप देख लेना। तब सर जी मैं मजदूर हूँ, गरीब आदमी हूँ, इसीलिए मैं भी सुरक्षा के लिए मांग कर रहा हूँ। और बाकी मेरे पास में ज्यादा नहीं पप्पू जी, अभी हम पुलिस से बात करते हैं, अभी पुलिस से बात करते हैं और आपको सुरक्षा दिलाना। पप्पू जी का जो पप्पू जी ने पंचायत की ग्रुप में जो ऑडियो वायरल किया है ना, आप ये अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, वो भी तो आप सुनोगे। पप्पू जी ने मतलब कुछ भी कोई करे तो आप क्या उसका उपयोग किया है? अच्छा, वो जो भाषा का उपयोग किया उसके बाद में आप ऐसा करवाओगे क्या, पाँव पकड़वाओगे? नहीं, बिल्कुल हमने नहीं किया है, फिर भी हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमने तो इनके घर जाकर के इनके परिवारजनों को ही ओढ़वा दिया है। क्या पप्पू जी ने ऐसा किया है, गलत किया मेरे साथ, मेरी माँ बहन की गाली बोली है। वो आप कहो तो मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग ना ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेज सकता हूँ मैं। हाँ जी आप भेजिएगा, हम तो वो भी सुन लेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये जो हो रहा है ना जगदीश जी, ये मत कहिए राजीनामा हो गया है। पप्पू जी ये क्या अपना है ना, ये जो व्हाट्सएप
पे मैसेज सर करो, जी, मैं हमारे आपकी को डरा रिकॉर्डिंग धमका भेजता हूँ। के पप्पू राम जी करवाने की ने कोशिश मेरे लिए कर रहे क्या हैं। क्या हम बोला डरा है, धमका मेरी के माँ कोशिश के नहीं लिए करेंगे, क्या मर बोला है। जाएंगे तो मर जाएंगे सर जी, इतने के बाद होने के बाद आप नहीं एक बार मरा है ना तो फिर पूरा हमने इनका हमारी तहकीकात करके फिर न्यूज में ये चढ़ाना। पप्पू जी, मैं तो यही कहता हूँ। मिलेंगे सर जी। देखिए मैं बाकी कोई अगर जो मुझे अगर कोई भारतीय दंड संहिता की कानून की जो भी धारा का सजा मिलेगी वो मैं सजा लेने के लिए तैयार हूँ, अगर मैंने कोई गलत किया है तो। अच्छा पप्पू जी ये तो कह रहे भाई मैंने कुछ गलत ही नहीं किया, ये तो मैं ठीक है ना, नीली जींस पहने हुए मैं हुई पप्पू जी नहीं, का आप ऑडियो बियर की रिकॉर्डिंग बोतल देखना, जिसके हाथ में मैं हुई उसमें नहीं। स्पष्ट पप्पू जी कह रहे हैं कि हाँ, भाई वो तो सर मैं जी, जगदीश बताने की से माँ तो का होगा ऐसा नहीं ना, तैसा वो कर तो दूंगा, वीडियो इनकी ही बहन की इन्होंने ही ऐसी तैसी बनाया कर है ना, दूंगा मैं तो साफ और साफ इनको मैं मैं मार दूंगा, आशा इनकी थोड़ी खाल कर रहा निकाल हूँ, तो दूंगा। वो तो आपको इस तरह का ये साफ साफ पप्पू वीडियो जी का दिखाई दे खुद रहा का है ऑडियो और रिकॉर्डिंग है, बाकी इनका इनकी गाड़ी का जो नंबर बताया जा रहा है, तो गाड़ी खुद के को नंबर को मोबाइल तय कर नंबर दीजिए से सर जो जी। ग्रुप में भेजा है ना, पंचायत के ग्रुप में काफी लोग जुड़े हुए हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। वो इनकी सरपंच साहब की जगदीश जी, प्लेट मेरी एक लगी बात हुई है, सुनो। फिर इनकी गाड़ी आप के कहो ऊपर तो मैं नंबर अभी है आप और इनका पप्पू जी, एक सेकंड। साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग है, पप्पू जी, एक सेकंड। आप कहो तो मैं इनकी भेज सकता हूँ आपके आज व्हाट्सएप पे, जगदीश- आप चला लो भली न्यूज़ में। आज जगदीश जी मैं तो सुन लूंगा और आप भेज दो, हम सब चीजें सुन लेंगे। मुझे तो बस एक चीज है कि ये पप्पू जी का कहना है, वो तो पीड़ित व्यक्ति वहां पे पांव छू छू के माफी मांग रहा है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि वो कई पप्पू लोगों जी से ने गिरा। बाद में बिल्कुल कहा था कि भाई मैंने जो माँ के लिए मैंने शब्द बोले हैं ना, तो आपकी माँ और मेरी माँ समान है, इसलिए मैंने ये गलत शब्द कहा। ये पप्पू जी ने लास्ट में गलती मांगी थी। अच्छा गलती, इसलिए वो पैर छू रहे थे? हाँ बिल्कुल, पप्पू जी ने कहा था कि भाई मैंने गलती की है। गलती की इसलिए आपके पैर छू के माफी मांग रहा हूँ, ये कहा ना उन्होंने? हेलो, उन्होंने पप्पू जी ने कहा कि मैंने गलती की इसलिए मैं आपके पैर पड़ के माफी मांग रहा हूँ। कहा कि भाई मैंने आपकी माँ के लिए जो गलत शब्द बोले हैं वो मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ। इस तरह की पप्पू जी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी डाली है, वो भी है ना, मैं आप कहो तो मैं आपके भेज सकता हूँ। नहीं जगदीश जी, मैं यूं कह रहा हूँ पप्पू जी ने पैर आपके इसलिए छुए ना क्योंकि वो इस बात के लिए कह रहे थे कि साहब मैं आपके पैर इसलिए छू रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई गलत शब्द बोल दिए थे, है ना? हाँ बिल्कुल। अभी आप कह रहे थे मौके पे नहीं थे, अभी आप कह रहे थे ये आदमी मैं नहीं हूँ, अब कह रहे हो इन्होंने मेरे पैर छू करके इसलिए माफी मांगी क्योंकि इन्होंने गलत शब्द का इस्तेमाल। अरे जगदीश जी क्या दो चार बातें इधर से उधर घुमा रहे हैं उनको मैंने छुड़वाया है। पप्पू जी ये कहा आपको, ऐसा थोड़ी कहा मैं वहाँ पे था ही नहीं। मैं बिल्कुल वहाँ पे कम से कम 10-15 लोग थे, उन लोगों ने मेरे को बुलाया, वहाँ के सरपंच साहब आपके साथ आपकी माँ को नहीं हमारी माँ को बोला है, तो पप्पू जी के पास आकर के पप्पू जी ने आपने जो शब्द है वो वापिस ले लेंगे, आप एक बार आओ। ठीक है, तो मैं उधर गया तो वहाँ पे है ना इनके साथ ही जो लिए हुए खड़े हैं ना, आप बोल रहे हो बात नहीं है सर जी, मैंने थोड़े कुछ ऐसे मेरे जुबान से जो गलत शब्द निकल गया उसी के लिए मैं माफी मांगी, क्योंकि फिर भी है मेरे पास। जगदीश जी एक सेकंड, 2000 रुपए भेज, मैं दारू पी रहा हूँ और तू सरपंच है, मेरे 2000 रुपए भेज और तुझे भेजना पड़ेगा, अच्छा नहीं तो मार खाएगा। तब मैंने कहा भाई मैं किस लिए भेजूं आपको पैसे। अच्छा तो फिर ये जो बार बार मेरे को कॉल कर रहा था तो मैंने इनका नंबर ब्लैक लिस्ट किया। ब्लैक लिस्ट करने के बाद में इसने मतलब ये पंचायत के ग्रुप में डालना शुरू कर दिया। ठीक है जगदीश जी एक सेकंड रुकिएगा, मैं पप्पू जी से बात। तू भील है, तू है ना, जो इस पंचायत में रहेगा ना तो हमारे नीचे ही रहना चाहते, ठीक है हम तो आपको नीचे ही रखना चाहते हैं। जगदीश जी मैं एक बार पप्पू जी से बात पूछ लेता हूँ, आपका कहना है कैसा हुआ? पप्पू जी, जगदीश जी का कहना है कि वहां पर आप लोग पार्टी कर रहे थे, आप शराब के नशे में थे और आपको किसी लोगों ने वहां पे आपको गांव के लोग को से पूछ सकते हो आप सर, 50 आपको लोगों ने पीटा और इनका वो लोग थे जो आपके अपशब्दों से परेशान थे और आपको बचाने के लिए वहां पे जगदीश भील पहुंचे। नहीं सर जी, ऐसा मामला होता तो मैं फिर उनके पाँव थोड़ी पड़ते, जगदीश जी के पाँव पड़ रहे हैं ना। तो इन्होंने मेरे को ये रिकॉर्डिंग भी भेजी है ग्रुप में, खुद आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में वापस भेजिए कि मैंने गलत बोलता तो मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं। इस तरह का भी मेरे पास वीडियो पड़ा है, आपका तो भेज सकता हूं। ठीक है, मैं गिड़गिड़ा के माफी मांग रहा था, ये मार रहे थे लोग, तो फिर बाद में क्या करना चाहिए? पप्पू जी आपने कैसे कोई शब्दों का प्रयोग किया था क्या कुछ? सर जी मैंने आज उनके फोन पे मैं पैसा मांग रहा था, वो आपको बता रहा था पैसों के बारे में। आप इनसे सर इनसे ये पूछो कि आपने माँ बहन की गाली निकाली या नहीं निकाली, वो भेज देंगे तो आप देख लेना। बाकी मेरे गलत शब्द निकल गया, वो मैंने शब्द वापस ले लिए, मेरे ऊपर लेने साथ मेरे कोई गलती हो गई। अरे जगदीश जी, अरे जगदीश जी, डबो तो सही हुक्म, मैं कह रहा हूँ जगदीश जी थोड़ी देर सांस तो ले, वो एक बार मैं उनकी सुन लेता हूँ फिर मैं आपकी सुनता हूँ, नहीं समझा है ना जगदीश जी? पप्पू जी आपके मुंह से गलत शब्द निकले, ये आपने स्वीकार किया, आपने इसके लिए माफी मांगी सर, और फिर भी आपकी कुटाई की गई, फिर भी कुटाई की गई।
और कुटाई करने के बाद में आपसे कहा गया पैर छू के माफी मांग। उन्हीं- अरे जगदीश जी सुनो मेरी बात, सुनो, आ रहा हूं मैं आपके पास। जगदीश जी मैंने आपको पूरा समय दिया बोलने का, मैं वापस आपको समय दूंगा। पप्पू जी फिर आपकी कुटाई की गई, फिर कुटाई करने के बाद आपसे कहा गया पैर छू के माफी मांग, और जब आप पैर छू के माफी मांग रहे तब आपका वीडियो बनाया गया ताकि आपकी ये फोटो दुनिया भर में दिखाई जाए कि देखो इस पप्पू सिंह का, हमने पप्पू लाल का क्या हाल किया है, ऐसा? हाँ, ऐसा हाल करने के, और दूसरों कोई मजदूर लोग कोई पैसा मांगने के लिए ऐसे मांगे नहीं, डरा धमका के वो वीडियो इन्होंने ही बनाई और इन्होंने ही वायरल की। ठीक है पप्पू लाल जी, ठीक है। अब जगदीश जी, ये वीडियो बनाने वाले आपके आदमी, वायरल करने वाले आपके आदमी, आपका कहना आप वहां मौजूद थे, पांव जिसके छू रहा है वो आप हो, बियर की बोतल जिस व्यक्ति के हाथ में है वो आप हो, उसके बाद में आप कहते हो कि नहीं साहब ये हमारा काम नहीं है, हम तो वहाँ फरिश्ते की तरह बचाने पहुंचे। कौन विश्वास करेगा जगदीश जी आपकी बात पे? इन्होंने इनके आप घर आ जाना, मैं इनके घर गया था, हाँ। ठीक है ना, मैं घर गया था तो इनकी माँ ने और इनके पिताजी ने और भाई ने और इनके चाचा और 2-4 लोग और भी थे, ठीक है। तो इसने मतलब फोन किया, इनके बड़े भाई ने, शिवलाल ने फोन किया कि भाई पप्पू लाल तुम घर आ जा और सरपंच आया हुआ है, तो अपन जो भी आपने जो गलत शब्द कहे हैं तो आप घर पे आ जाओ, ठीक है ना। तो इनके पास जो ये पार्टी के साथ बैठे थे ना, हेलो, हाँ बोलो। हाँ, तो पार्टी के साथ बैठे थे ना, वो इनसे छान छीन करके मोबाइल और मेरे से बात करी कि सरपंच आप इधर आ जाओ और हम यहाँ बैठे हैं, आपका मतलब आप दोनों का बैठ करके ये जो गलत शब्द आपको कहे हैं वो वापिस ये ले लेंगे और आप इधर एक बार आ जाओ, ठीक है ना। तो मैं उन लोगों के कहने पर वहाँ गया और वो मेरे से पहले ये मतलब आपस में लड़ रहे थे, ठीक है ना। तो मैंने तो वहाँ जाकर के छुड़वाया। हाँ, और पाँव पकड़वा के माफी आपसे मंगवाई? पाँव पकड़े इन्होंने ही पकड़े। सरपंच आपको मैंने गलत कहा, माँ के लिए जो शब्द मैंने गलत किया उसके लिए। ठीक है, अब तो ये नामजद मामला बनेगा, जो वहाँ था उन सब की जांच होगी, और जब जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। होना चाहिए, बिल्कुल। 2 बजे 2:10 पर पप्पू लाल ने सबसे पहले मेरे को कॉल किया दिन को, थाना पोखरण में गए और इन्होंने जो किया नहीं किया, मेरे केस कार्रवाई हुई नहीं। अभी मैं फलोदी थाने में बता रहे उधर जाने के लिए मैं जा रहा हूँ, गाड़ी लेके, और इधर पोखरण थाना में रात को एसपी साहब थोड़ी मदद की, तब इनको पकड़ा, तब ये वैसे बोल रहे हैं। खाल उधेड़ने जैसे तो देखो जगदीश जी दिख नहीं रहे पप्पू जी, खाल उधेड़ने जैसा तो दिख नहीं रहा है ये व्यक्ति जो पाँव पकड़ के माफी मांग रहा है, इसकी तो खुद की खाल उधड़ी दिख रही है। तो इन्होंने मतलब अच्छा मेरे जगदीश जी एक सेकंड, ग्रुप में मतलब रिकॉर्डिंग ठीक जगदीश। पप्पू जी आप पुलिस के पास गए, फिर क्या हुआ? पुलिस के पास में गए तो एसपी साहब ने मेरी मदद की, हाँ, और पुलिस थाने से अभी मेरे को मना कर दिया, केस कार्रवाई करके मैं देके ज्ञापन दिया, और जाके मेरे गांव के लोग सारे 50 बंदे लेके गए थे हम लोग, मेरी कुछ मदद नहीं हो पाई है। अब मैं फलोदी के लिए हमारे को पुलिस थाने पोखरण से मेरे को मना कर दिया, ये थाना आपका हल्का नहीं लग रहा है। सरपंच साहब ने रात को क्या किया थाने में कुछ नहीं किया, मेरे को क्या नहीं पता है, और अभी मेरे को मना कर दिया। पोखरण थाने में मेरी सुनवाई नहीं हुई है, अभी मैं फलोदी के जा सर जी, और मेरी हालत गंभीर है। इन्होंने सर जी आज है ना मेरे बड़ा मारने के बाद ये वीडियो बनाया। ठीक है, तो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई क्या पप्पू लाल जी? अभी तक दर्ज नहीं हुई? एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ठीक है, मैं दर्ज करवाता हूँ, अभी हो जाएगी। सुनो सर, हेलो। ठीक है पप्पू जी, एक सेकंड, जगदीश जी कुछ कह रहे हैं, जगदीश जी कहिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि रात को मेरे को लगभग 3 बजे सीआई साहब मेरे पास आए थे, ठीक है ना, तो इस वीडियो की पुष्टि करने के लिए। तो मैं दिन भर सीओ साहब के पास ही पोखरण में था, और उन्होंने वीडियो की पुष्टि करने के बाद में अभी मुझे फ्री किया है। पुष्टि हो गई ना वीडियो की? हाँ बिल्कुल, पुष्टि करके। चलिए ठीक है, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ, जगदीश जी का खुद का कहना है कि इस वीडियो की पुष्टि हो गई, तो अभी अपुष्ट वीडियो नहीं है, ये ना वायरल वीडियो है, ये पुष्ट वीडियो है। जो कुछ हुआ, जो कुछ आप देख रहे हैं वो हुआ है, और जो फोन कर रहे हैं उनके साथ हुआ है, जिसने जो मौजूदगी है वो जगदीश जी ने स्वीकारी भी है कि मेरी थी, पर मैं वहां पे इस नियत से नहीं गया था, ये जगदीश भील साहब का कहना है। अब इस पूरे मामले पे जो संज्ञान है वो पुलिस को लेना है। पप्पू जी का ये कहना है कि पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, और यहां से जरूरत इस बात की है कि अब पुलिस एक्शन लेते हुए जो कार्रवाई बनती है विधि सम्मत वो कार्रवाई करे।
सर, जो अगर कोई इन्होंने व्यक्ति अन्य दबा लोगों कुचला के है तो साथ- उसकी सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, यह महत्वपूर्ण बात है। हाँ ये पुलिस के लिए संदेश। और जगदीश जी, एक सरपंच प्रतिनिधि होते हुए आपकी ये गारंटी बनती, गारंटी शब्द आजकल आपने सुना है, बहुत पॉपुलर है राजनीति में, और आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपको गारंटी लेनी होती है कि आपके इलाके के लोग सुरक्षित रहें, बिल्कुल ना कि आपसे डरे रहे, ना कि आपसे दबे रहे। 2 बजे से शराब पी रहा था और सभी को गलत बोल रहा था और लड़ रहा था, तो मैंने इनके घर जाकर के इनको, इनके माता पिता को और भाई को कहा कि ये इस तरह से बोल रहे हैं और ये आप इनको कहो, ठीक है ना। ठीक है, गारंटी बनती है तभी मैं इनके घर जाकर ठीक है, जिस तरह के इल्जाम है वो तो समझौता योग्य है नहीं। अब यहाँ से तो केस दर्ज होगा और उसके बाद में पुलिस दूध का दूध पानी का पानी करेगी, और अब यहाँ से मामला दर्ज होना चाहिए। लेकिन मैं अपील करता हूँ पुलिस से कि पप्पू लाल की जो सिक्योरिटी है वो इंश्योर की जाए। ये व्यक्ति अगर इसके साथ कुछ गलत होता है, पता नहीं पप्पू लाल जी की गारंटी सिक्योरिटी है या जगदीश दलित सरपंच की सिक्योरिटी की, आपकी गारंटी भी, आपकी गारंटी, आपकी भी गारंटी, आपकी सिक्योरिटी की भी गारंटी जरूरी है। 10 तारीख को ये लोग आए हैं, ठीक है ना। मैं आज सीआई साहब को रिपोर्ट देकर आया। ठीक है, आपकी दर्ज हो गई क्या? अपनी दलित सरपंच पे आकर के हमला किया इन्होंने। अच्छा, हाँ बिल्कुल। किसने किया? ये पप्पू लाल जी ने, पप्पू लाल जी और एक दम्माराम अध्यापक था इनके साथ। अच्छा। और ठीक है, 10 लोग और थे। ठीक है जगदीश जी, इस मामले को हम फॉलो अप करते हैं, पुलिस के पास लेकर चलते हैं, और मेरे जो सहयोगी हैं पोखरण के, वो इस मामले पे फॉलो अप लेंगे पुलिस से और अधिकारियों से कि इस पे क्या काम हुआ है और कहाँ बात पहुंची है। साहब को देके आया हूँ, आप पता कर सकते हो। ठीक है, ठीक है जगदीश जी, बहुत शुक्रिया जगदीश जी आपका, बहुत शुक्रिया पप्पू आपका। और पप्पू जी, आपकी सिक्योरिटी रहे ये भी ज़रूरी है, और जगदीश जी का कहना है उनको भी सिक्योरिटी चाहिए, तो उनकी भी सिक्योरिटी रहे ये भी ज़रूरी है, सब सिक्योर रहे। पर इन तस्वीरों को देखने के बाद अब आप बताइए, एक आदमी जिसको पांव पे गिराया जाता है, घुटनों पे लाया जाता है, माफ़ी मंगवाई जाती है, और उसके बाद सीना ठोक कर यह कहा जाता है कि गलती उसकी थी और बुरा तो हमारे साथ हुआ है, और पुलिस ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। शिकायत के बाद भी ये आदमी दर दर भटक रहा है। ये सवाल हम पुलिस से पूछ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की गई और क्या की जाएगी, ये इंश्योर करके बताया जाए, क्योंकि ये जो तस्वीरें बहुत अप्रिय हैं, बहुत दिल दहला देने वाली है और दिल दुखाने वाली है कि एक व्यक्ति की पूरी इज्जत को मटिया मेट कर दिया गया और उसके साथ में इस तरह का व्यवहार किया गया। ये शर्मनाक है और सवाल पूछने पर मजबूर करता है। एसआई पेपर लीक से जुड़ा हुआ बड़ा मामला सामने आया है। सीएमएम कोर्ट ने 12 आरोपियों की अवैध हिरासत मानी है। कोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी को आदेश दिए, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। कहा है एसओजी को यह अधिकार नहीं दिया सकता कि वो मौलिक अधिकारों का हनन करे। ये कोई लाइसेंस नहीं है एसओजी के पास, ये तो कहना चाहिए एसओजी के ऊपर उल्टा पड़ गया मामला। एसआई पेपर लीक से जुड़ा हुआ यह मामला है। सीजेएम कोर्ट ने 12 आरोपियों की हिरासत को अवैध माना है। कोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी को आदेश दिए कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। अब आप देखिए, ये एसआई भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है 2021 का, और आपको पता होगा कि ये इनको रिमांड दी गई थी 4-4 दिन की 2 बार। ये रिमांड पर थे। कईयों का कहना यह था हमारे साथ मारपीट की गई, कुछ का कहना यह था हमसे सफेद पेपर पर लिखा लिया गया, कुछ का कहना यह था कि हमारे घर पे जाकर वहां से कोई डायरिया उठाई गई और उन डायरियों के अंदर कहा गया कि ये लिखो वो लिखो। और इस 4 दिन यानी 8 दिन के दरमियान हमारे साथ वो सब किया गया जिससे हमारे अंदर डर बैठ गया है, और हमने इस चीज को सुबह ही जोर देकर के कहा था कि यहाँ एसओजी के लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। यादवेंद्र शर्मा समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। यादवेंद्र, बड़ा यू टर्न हुआ है और ऐसा लग रहा है कि एसओजी के लिए गले की फांस बन गया है ये पूरा मामला। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, और सीएमएम कोर्ट ने जो है सभी 12 आरोपियों की जो है
सभी 12 आरोपियों को जमानत दे दी और इसमें 50-50 हजार रुपए की जमानत और साथ में 1 लाख रुपए के मुचलके पर यह पूरी जमानत दी है। खास बात यह है कि जब इस पूरे मामले में आज कोर्ट ने सभी आरोपियों को जो है जेसी के आदेश दिए थे, जुडिशियल कस्टडी में भेजने के आदेश दिए थे। 26 अप्रैल तक ये सभी आरोपी जो है जुडिशियल कस्टडी में रहते, लेकिन इसी दौरान सीएमएम कोर्ट ने 41A की पालना नहीं कराने के बाद सभी आरोपियों को आज यहाँ पर जमानत दी है। साथ में कोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी को भी दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के यहाँ पर आदेश जारी किए हैं। हमारी डीजीपी उत्कल रंजन साहू से हमारी बातचीत हुई है, साथ में इसके अलावा गृह सचिव से भी हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि जो भी दोषी हैं इसमें उन सभी अधिकारियों जो बात कही गई वो बड़ी है यादवेंद्र, मौलिक अधिकारों के हनन की बात कही गई है। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी टिप्पणी है। अगर कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि साहब उनको लगता है कि यहाँ पर मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, जो हर व्यक्ति का होता है कि उसके पास मौलिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है उसके पास, और उन मौलिक अधिकारियों का क्या ऐसा लगता है कि 4-4 दिन की जो दो बार इनको रिमांड दी गई उस दरमियान कोई इनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो? क्या पाया कोर्ट ने? देखिए, लगातार ये सभी जो आरोपी हैं, जो जितने भी अभ्यर्थी कोर्ट में लगातार बार-बार जो है एसओजी के अधिकारियों पर एलिगेशन लगा रहे थे कि इनको अवैध हिरासत में लगा गया है। जिस समय का जो रोजनामचा जो है यहाँ पर एसओजी के अधिकारियों ने भरा और उसके बाद आने का और जाने का जो समय था, उस दौरान उससे पहले भी जो है ये बताया जा रहा था कि इन्होंने चूंकि 6 तारीख को इनको 3 तारीख को पकड़ा, लेकिन दिखाया इन्होंने गिरफ्तारी इन्होंने 2 दिन बाद दिखाई। इस बात की लगातार ये बात कहते आ रहे थे अभ्यर्थी। और इसके अलावा इनके साथ जो हिरासत में रखने के बाद इनसे पूछताछ भी की गई तो उसमें 3rd डिग्री इन पर अपनाया गया, टॉर्चर जो है इनके साथ किया गया। इस तरह के एलिगेशन जो है लगातार कर रहे थे। इन्होंने कहा भी था कि 4 जो अभ्यर्थी जिन्होंने कोर्ट में कहा था पिछली बार जब कोर्ट में भेजा गया था कि जितने एसओजी के अधिकारी जो हमसे पूछताछ कर रहे हैं वो हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं, हमें धमका रहे हैं, हमारे डरा रहे हैं। और आज भी देखिए ये चीज यहाँ पर देखने को मिली। लगातार ये बात सामने आ रही थी कि 41A का जो के तहत जो मौलिक अधिकारों का हनन जो है वो यहाँ पर हुआ। और इसी के चलते देखिए यहाँ पर एसओजी को एक कड़ी लताड़ जो है यहाँ पर कोर्ट की ओर से यहाँ पर मिली है। और उसके बाद ये कहा है कि एसओजी को मौलिक अधिकारों के हनन का कोई लाइसेंस नहीं मिल गया है। और इसलिए इसी के चलते देखिए 50-50 हजार रुपए की जमानत के साथ में 1 लाख रुपए के मुचलके के साथ में इन सभी आरोपियों को जो है आज सीएमएम कोर्ट ने जमानत दे दी है। बड़ा ही ये चौंकाने वाला और साथ में झटका जो है यहाँ पर एसओजी के अधिकारियों को लगाया। इसके बाद में एसओजी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या यादवेंद्र? देखिए, एसओजी के अधिकारी अभी भी इस पूरे मामले में कहने से बच रहे हैं, लेकिन चूंकि इस पूरे मामले में डीजीपी और उत्कल रंजन साहू और इसके अलावा गृह सचिव जो है हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि 41A की अगर कोई अवहेलना हुई है और अगर इसमें कोई भी अधिकारी दोषी है एसओजी का तो उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। ये उत्कल रंजन साहू से हमारी बातचीत हुई है। साथ में कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं इस पूरे मामले पर जांच करने के लिए। और देखिए, कहीं ना कहीं अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस पर कहीं ना कहीं कोर्ट ने संज्ञान लिया और इसी के चलते आज सभी आरोपियों को जो है आज सशर्त जो है जमानत यहाँ पर दी है। बहरहाल इस घटनाक्रम के बाद अभी देखना होगा क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप किस तरह का रहता है, लेकिन यहाँ पर इस पूरे मामले में एसओजी को जो है एक बड़ा झटका जो है कोर्ट की ओर से यहाँ पर लगा है। यादवेंद्र, ये बड़ी चिंताजनक बात है और यही हम कह रहे थे कि एसओजी के लिए साक्ष्य जुटाना बहुत ज्यादा जरूरी है और साक्ष्य जुटाने के लिए एसओजी एड़ी चुट्टी का जोर लगा रही है। 2 साल पुराना मामला है, साक्ष्य डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, साक्ष्य मिलते नहीं है। और वजह यह है कि एसओजी को क्या घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ी और यही जो उंगली उन्होंने टेढ़ी की यही भारी पड़ गई। देखिए, बिल्कुल यही चीज बार बार ये सभी अभ्यर्थी कह रहे थे। आज कोर्ट में जिस तरीके की दलीलें जो है राहुल आज पेश की जा रही थी और उसी कोर्ट में दलीलें पेश करने के दौरान ये कहा गया कि यहाँ पर एसओजी ने हमारे खिलाफ फर्जी एविडेंस तैयार किया है, जबरन उनको उनके घर पे लेके गए, उनके कमरों पे लेके गए, उनके ठिकानों पे लेके गए और वहां ले जाने के बाद कुछ नोटबुक में उनसे जबरन जो है लिखवाया गया कि उन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया है। इसके अलावा इस पूरे फर्जीवाड़े या पेपर लीक करने में जो लेन देन हुआ था, जो रुपयों का लेन देन था, वो इन लोगों ने किया। इस तरह के जो फर्जी एविडेंस जो थे खाली कागजों पे पेपरों पे यहाँ पर तैयार करवाए और उसी के चलते इन लोगों ने डर, क्योंकि जब यहाँ पर एसओजी की कस्टडी में थे उस दौरान इन सभी अभ्यर्थियों ने डर करके वो ये जो उनके बताए अनुसार वो सारी चीजें लिखी। इस तरह के एलिगेशन जो थे कोर्ट में लगाए थे। इसके अलावा मारपीट के एलिगेशन तो लगातार जब भी पेशी पे लेके गए उस दौरान इन्होंने इस तरह के एलिगेशन लगाए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो बचाव पक्ष की ओर से सीएमएम कोर्ट में यहाँ पर जमानत लगाई गई थी और ये कहा गया था कि यहाँ पर एसओजी ने सभी आरोपियों को जो है 12 दिन तक अवैध हिरासत में रखा और उनके साथ, जबकि इनका कोई दोष नहीं था क्योंकि मजबूत एविडेंस नहीं था। और देखिए, जब मजबूत एविडेंस नहीं था इसी के चलते देखिए कोर्ट ने इनको जमकर लताड़ा और उसके बाद
अब जाकर के कहीं ना कहीं इन सभी अभ्यर्थियों को इतने लंबे समय बाद कोर्ट से जमानत मिली है। तो हम लगातार राहुल जिन चीजों की बात कर रहे थे कि यहाँ पर एसओजी के लिए बड़ा चैलेंजिंग है उन मजबूत और ठोस एविडेंस तैयार करना, सॉलिड एविडेंस तैयार करना, ताकि इन आरोपियों को जमानत ना मिल जाए या इनको अपनी चार्जशीट पेश करने में इनको मजबूती मिले। देखिए यहाँ पर शायद हो सकता है तो पहली सीढ़ी पर बहुत बुरी चोट लगी है एसओजी को। मामला तो पता था क्या हुआ है, लेकिन अब उस मामले को बताए कैसे, दर्शाए कैसे, प्रूफ कैसे करें, ये बहुत बड़ा कहना चाहिए एक यक्ष प्रश्न है जो एसओजी के सामने है। बहरहाल यादवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। यादवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस संवाददाता, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। एसआई पेपर लीक मामले में आज सुबह आपको याद होगा रिमांड से वापस आने के बाद में जब इन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था, लेकिन फिर जब सीजेएम कोर्ट में जमानत की अपील की गई तो मौलिक अधिकारों का हनन मानते हुए, एसओजी को फटकार लगाते हुए इन तमाम जो एक एसआई समेत जो एक कांस्टेबल समेत जो बाकी के एसआई हैं आरोपी, उन सभी को जमानत दे दी गई है और ये केस एसओजी के लिए बड़ी टेढ़ी खीर बन गया है। और आज अजमेर से आई एक ऐसी खबर जो गंभीर और बड़े सवाल पूछने पर मजबूर कर रही है। अजमेर में जो अग्निकांड हुआ है उसके बाद कई गंभीर और बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। ये देखिए तस्वीर एक रिहायशी इलाके की जहां इस बिल्डिंग के अंदर आग लगती है और आसपास की तमाम जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं। तमाम बड़े अधिकारी दौड़ करके वहां पहुंचते हैं, धमाके होते हैं, सिलेंडर फटने जैसी स्थिति आती है और लोग जान बचाकर इधर से उधर भागते हैं। दोनों विधायक और एक तो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, वो भी मौके पर पहुंचते हैं और हालात देखते हैं। और ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है यहां पर कि शहर में ज्यादातर जो इमारतें हैं उनमें फायर एनओसी नहीं है, सब कुछ हवा हवाई चल रहा है। ऐसी कई घटनाएं हो सकती हैं जिससे भगवान ही बचाता है। और क्या कोई घटना होने के बाद ही प्रशासन जागेगा? क्यों प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है? प्रशासन ने अब तक कोई सबक क्यों नहीं लिया? कई इमारतों में फायर उपकरण जो लगे हुए वो खराब हैं। अग्निशमन विभाग भी नोटिस देकर इतिश्री कर लेता है। बैंक हैं, होटल है, स्कूल है, कॉम्प्लेक्स संचालक हैं, पर्याप्त फायर सिस्टम नहीं है, लगातार हादसे हो रहे हैं, इसके बाद भी प्रशासन गंभीर नहीं है। अब क्या ये विस्फोटक बनी हुई फैक्ट्रीज और इमारत जो हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? यह समाचार प्लस का बड़ा सवाल है। और प्रशासन ने अभी तक कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जिससे लगे कि इन तमाम इमारतों के खिलाफ जहां फायर एनओसी नहीं है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। इंद्रजीत उबाना, समाचार प्लस संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। इंद्रजीत, ये बहुत बड़ा फेल्योर है प्रशासनिक दृष्टि से कहा जाए, कोई कार्रवाई नहीं की जाती, फायर एनओसी है नहीं, ऐसी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है और उसके बाद में जब ऐसे हादसे होते हैं तो कईयों की जान पर बन आती है। आज जो हादसा अजमेर में हुआ है उसने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कई होटल्स हैं, कई स्कूल्स हैं, कई कॉलेजेस हैं, कई बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, कई फैक्ट्रियां हैं, फायर एनओसी के नाम पे कुछ नहीं है और जिनके पास कुछ है भी तो इक्विपमेंट्स खराब पड़े हुए। देखिए राहुल, निश्चित तौर पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी प्रकार की बिल्डिंग की अगर परमिशन हो, उसको परमिशन तब दी जाती है तब उसके पास में फायर एनओसी पूरी तरह से ली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक के जो आला अधिकारी हैं वो चांदी की चमक के आगे पूरी तरह से भोले साबित हो जाते हैं। नियमों के विपरीत जो है उनको एनओसी दी जाती है, लेकिन एनओसी भी जो है पूरी तरह से जो है चाहे होटल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे बड़ी बड़ी इमारतें हो, उनमें सबसे पहले जो है फायर की अगर हम बात करें तो उसमें इक्विपमेंट जो पूरे होने चाहिए, होस पाइप होना चाहिए, टैंक जो सेफ्टी टैंक होना चाहिए जिसके लिए अगर आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए किस तरह से काबू किया जा सके, उसके लिए टैंक भी होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक उदासीनता के चलते नियमों को ताक में रखकर जो होटल संचालक है, चाहे वो इमारत हो, चाहे स्कूल हो, चाहे बैंक हो, वो पूरी तरह से नियमों को दरकिनार कर इस तरह से संचालित गतिविधियां करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से लापरवाही है। हादसे के बाद में जो है वो चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, सर पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से जो है प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गत दिनों गीगल थाना क्षेत्र में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में तड़के 3 बजे आग लगी थी। मैं आपको बताऊं कि उस फैक्ट्री में जो आग
2 दिन तक भी नहीं पूछ पाई थी। अजमेर जो अग्निशमन विभाग था वो 2 दिन तक वहीं डटा रहा, उसके बावजूद जो है पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया गया। लेकिन बाद में जो बात सामने निकल कर आई तो अधिकारियों का साफ तौर पर कहना था कि फैक्ट्री मालिक ने एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर में क्यों एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया गया, अधिकारियों की ओर से क्यों ध्यान नहीं दिया गया। अगर समय रहते इन फैक्ट्रियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होती तो इस तरह से जो आज अजमेर में जो बड़ा हादसा हुआ वो देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इंद्रजीत आपका जानकारी के लिए। इंद्रजीत उबाना, समाचार प्लस संवाददाता, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। और परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, आग लगने के बाद जब घटना होती है तब लोगों की आंखें खुलती हैं, लेकिन उससे पहले कोई देखने के लिए तैयार नहीं। और समाचार प्लस गंभीर सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्यों ऐसी परिस्थिति बनती है कि बिना फायर एनओसी के ऐसी बिल्डिंग्स बन जाती है और जहाँ एनओसी मिलती भी है वहाँ जो नियम है, जो कायदे हैं, उनका ख्याल नहीं रखा जाता। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में मंथन कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। ये एक अहम और बड़ी खबर मिल रही है। आज कांग्रेस की कैंपेन कमेटी की बैठक जयपुर में होने वाली है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी अध्यक्षता करेंगे। पीसीसी वॉर रूम में चुनावी रणनीति बनेगी, किस तरह से कैंपेन करना है, क्या क्या चीजें करनी है, इसे लेकर के आज रणनीति को लेकर अहम बैठक है कांग्रेस की। पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, 32 नामों की ये लिस्ट है। सचिन पायलट समेत तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। और कैंपेन कमेटी कैसे काम करेगी और कैंपेन किस किस को करानी है, कौन कौन आएगा, किस किस की डिमांड है, किस किस क्षेत्र में जाकर किस तरह से प्रचार करना, ये सारी चीजें हैं जिसको कि तैयार किया जाएगा और एक रूपरेखा के तहत उसको इंप्लीमेंट किस तरह से करना है, इस पर चर्चा होगी। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे ब्रेक के बाद पूछे जाएंगे सवाल। स्वप्निल के साथ देखिए प्रश्नकाल।